इक्विटास होल्डिंग की बातचीत करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है और बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई आज कंपनी के 110 के इशू प्राइस के मुकाबले 32% प्रीमियम पर ये स्टॉक लिस्ट हुआ और अभी भी 146 के लेवल्स के आसपास 143 के लेवल्स के आसपास कामकाज कर रहा है। और जो प्रोसीड्स कंपनी को मिले हैं इस आईपीओ के जरिए उससे जो स्मॉल बैंकिंग का लाइसेंस है उसका IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करेगी। लेकिन और कुछ बारीकियों पर बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर PN वासुदेवन हमारे साथ मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इक्विटास होल्डिंग के। मिस्टर वासुदेवन, गुड मॉर्निंग और कांग्रेट्स फॉर द गुड लिस्टिंग। लेकिन सर सबसे पहली चीज जो मैं जानना चाहूंगी वो ये, क्योंकि जो प्रोसीड्स आपको मिल रही हैं उससे आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, लेकिन इस तरह के कंसर्न्स है मार्केट में कि जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं बैंकिंग ऑपरेशंस को सेटअप करने के लिए उससे कंपनी के जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं या फिर रिटर्न ऑन इक्विटीज है उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसके बारे में आप कुछ क्लियर करेंगे? Sure. So in the last 8 years we have been microfinance, we have been on NBFC, we have been doing microfinance, Equitas microfinance, Equitas finance जो है उसमें हम यूज कमर्शियल व्हीकल और माइक्रो SME लोन्स देते हैं, और जो Equitas हाउसिंग फाइनेंस है उसमें हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस दे रहे हैं. So last 8 years we have been in the lending business. Now we have got a license from RBI, in principle license for converting into a small finance bank. जब फाइनल लाइसेंस मिलता है तो हम स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट करेंगे. जब हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, थोड़ा एक्सपेंसेस, नया टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आएगा. जो हम कैपेक्स करेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, ब्रांच इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, उसका नया कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स आएगा. फिर लायबिलिटीज़ के लिए जो हम स्टाफ लेंगे उसका भी नया एक्सपेंस आएगा. और SLR CRR में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वट एवर अप्लीकेबल टू बैंक्स अप्लीकेबल टू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऑल्सो. सो वट एवर वी इन्वेस्ट इन SLR CRR, द नेगेटिव कैरी ऑफ दैट ऑल्सो विल कम एज अ हिट ऑन द P&L ऑफ द कंपनी ऑफ द कन्वर्टेड बैंक. ये तो चैलेंजेस है. दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज भी होता है. जब हम बैंक कन्वर्ट करते हैं, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट राइट नाउ एज एन NBFC हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट होता है 12 to 12.5%. जब हम बैंक कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उस इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने के लिए अपॉर्चुनिटीज है. एंड सेकेंड थिंग इज दैट बिकॉज ऑफ स्केल, last 5 years we have been growing our advances by about 50 to 55%. Because of this increase in scale, our operating cost is also coming down. The benefit of operating cost coming down because of growth in business, also the interest cost coming down because of converting into a bank. These are the opportunities on one side. So there are some challenges in terms of new expenditures. There are some opportunities in terms of savings because of becoming a bank. How are these two going to be balanced? That will determine the impact on ROA and ROE. And we have so far been able to demonstrate at Equitas, our management teams have been able to demonstrate a very strong performance. So going forward, if we can manage these two properly, then we will not have so much impact. So the whole challenge is how to manage the challenge and then get the benefit of opportunities. जी मिस्टर वासुदेवन, लेकिन स्मॉल सेविंग बैंक में ट्रांजिशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. आपको CLR, SLR इनसे भी इनको भी मेंटेन करना पड़ेगा. तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि जो NIMs हैं होंगे बैंक के, उस पर प्रेशर पड़ सकता है? अगर हाँ तो कितना परसेंटेज पॉइंट तक पड़ सकता है गोइंग फॉरवर्ड? सी हमारा एज ऑफ December 2015 हमारा ROA था 3.1% ROA था. सो एज वी बिकम अ बैंक और ROA could come down. कितना कम हो सकता है तो हम फॉरवर्ड गाइडेंस अभी दे नहीं सकते हैं, पर डेफिनेटली देयर कुड बी एन इम्पैक्ट ऑन ROA गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम आवर करंट 3.1%. इट मे कम डाउन बिकॉज ऑफ वॉट एवर आई सेड अर्लियर. But how much it will come down depends on how much we are able to get the benefit of becoming a bank. जब हम बैंक होते हैं तो definitely cost बढ़ जाएगा, there's no doubt on that. But there are also opportunities to save in terms of interest cost and operating cost. So how do we balance this two? So 3.1 कितना आएगा वो तो ये इसमें डिपेंड करेगा.
All right. And I can't give a exact number just at this point in time. Okay, Mr. Vasudevan, अभी क्योंकि आपको इंटरिम अप्रूवल मिला है आरबीआई से स्मॉल बैंक लाइसेंस के लिए, कितना फार अभी ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस अभी तक पहुंचा और फाइनल अप्रूवल हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड विच आर द ज्योग्राफीज जहां पर आप फोकस करेंगे बैंक का ब्रांचेस लॉन्च करने के लिए? So we have time till April 2017. April 2017 के अंदर हम बैंकिंग एक्टिविटीज शुरू करना है. इसी दिस इज अ कंडीशन ऑफ आरबीआई फॉर विच वी हैव टू डू सम कॉर्पोरेट एक्शंस. पहला तो हमारा फॉरेन होल्डिंग जो 93% था उसको लेस देन 49 लाना चाहिए था. तो ये आईपीओ के बाद, लिस्टिंग के बाद हमारा फॉरेन होल्डिंग 93 से 35% आ गया. सो ये कंडीशन तो हम पूरा कर दिए अभी. दूसरा कंडीशन है कि हमारा 3 सब्सिडरीज इक्विटास माइक्रो फाइनेंस, इक्विटास फाइनेंस एंड इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस, इस 3 कंपनीज को मर्ज करना चाहिए. मर्ज करके वही बैंक बनेगा. सो ये मर्जर प्रोसेस अभी चल रहा है मद्रास हाई कोर्ट में. वी एक्सपेक्ट दैट टू बी कंप्लीटेड शॉर्टली. सो वंस द मर्जर इज कंप्लीटेड वी विल बी अप्लाइंग टू आरबीआई फॉर द फाइनल लाइसेंस. And once we get it, we can start operations. As I said, we have time till April 17, and definitely before April 17, we should be able to start operations. जी, मिस्टर वासुदेवन, लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे. आपने शुरुआत में मेंशन किया कि 3 सेगमेंट्स है जिसमें आप प्राइमरीली डील करते हैं. होम लोन हुआ, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग हुई, या फिर माइक्रो एसएमई लोन हुए. 2 चीजें मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ. पहली चीज कि इन तीनों में से मेजर पोर्टफोलियो जो है इक्विटास का, वो कौन सा सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है? और दूसरी चीज ये, हालांकि ओवर द इयर्स कंपनी ने 40% के आसपास ही कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मेंटेन किया है, लेकिन कीपिंग इन माइंड की कंपटीशन ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में काफी इंटेंस हो गया है, तो क्या इस ग्रोथ रेट को आप मेंटेन कर पाएंगे? Sure. So Equitas Microfinance currently contributes 53% of total loans. Equitas Vehicle Finance contributes 25%. Equitas SME Finance contributes 17%, and Affordable Housing contributes 4-5%. Going forward, the opportunity, the demand in all the segments is still very large. The servicing of the demand is still very low. The potential exists. How much we can grow depends on our ability to manage our portfolio quality. Lending is always very easy, but portfolio quality is very important. Our GNPA managing the GNPA is very important. हमारा GNPA था in June 2015 में हमारा GNPA 1.4% था. In December 2015 that has come down to 1.3%. So we have shown the ability to manage our portfolio quality comfortably and still grow our book by about 55% over the last 4 years. Going forward, how much we can grow, that I will not be able to give an exact number, but definitely the opportunity exists. And so long as we are able to manage the quality of our portfolio, so long as our GNPA remains under control, definitely we can pursue growth. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वासुदेवन हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आज की लिस्टिंग के लिए. वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स एज वेल. थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ेंगे और अपने सवाल जवाब के सिलसिले पर लौटते हैं और अपना अगला सवाल लेते हैं. इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस की सेगमेंट से ही एक और सवाल है. महाराष्ट्र से हर्षद का सवाल है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पर. विकास, ये सवाल आपसे लेना चाहेंगे. 160 शेयर्स इनके पास है 276 के भाव पर, और अभी जो न्यू लिस्टिंग हुई है इक्विटास होल्डिंग्स, इन दोनों पर ही आपका क्या राय होगी? देखिए साक्षी, पहले तो मैं निवेशक को बधाई देना चाहूँगा. इन्होंने बहुत अच्छे लेवल्स पे एसकेएस माइक्रो फाइनेंस को खरीदा और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डबल भी कर लिया है. एक अच्छी कंपनी है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस. ये जो कहावत है बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़, वही आज देखा जा रहा है कि इक्विटास होल्डिंग के जो आईपीओ की अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन पे ये स्टॉक अपने निचले लेवल से काफ़ी अच्छा चल चुका था. तो आज जब लिस्टिंग हुई है तो स्टॉक पे थोड़ा दबाव देखा जा रहा है. बट मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे जो 4 मई को आने वाले हैं, अच्छे नतीजे आएंगे. अगर इस स्टॉक में और गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करने का मौका होगा, और मैं निवेशक को कहूँगा कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहें और रिजल्ट के आसपास फिर कॉल लें. बट लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में बुलिश हूँ. और जहाँ तक इक्विटास होल्डिंग का सवाल है, अच्छी लिस्टिंग हुई है बिकॉज बहुत अच्छा इन्होंने एक अच्छे वैल्यूएशंस पे आईपीओ आया था, तो उस पर लग भी रहा था कि बिल्कुल अच्छी लिस्टिंग होगी. रिस्पांस भी अच्छा मिला. हमारी राय भी सब्सक्राइब करने की थी, और अगर लंबी अवधि का नजरिया था इक्विटास होल्डिंग में भी हर गिरावट पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए. जी,
तो राय आपको दी गई एसकेएस माइक्रो पर, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर राय, होल्ड करने की सलाह है। ज्यादातर ब्रोकर इंस्टीट्यूशंस के 650 प्लस तक के भी टारगेट्स है एसकेएस माइक्रो पर। अगला सवाल ले लेते हैं, गिरीश का है कर्नाटका से, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर 200 क्वांटिटी है, परचेजिंग प्राइस है 180 रुपीज का। 100 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है पर शेयर मुद्दत, इनफैक्ट ह्यूज लॉसेस हैं। क्या स्ट्रैटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? दीपाली एग्जिट करने की सलाह दूंगा। बस ये कहूँगा स्टॉक में कोई भी अगर हम मूव देखते हैं, चार्ट स्ट्रक्चर पर लगातार ये स्टॉक लोअर हाइज लोअर लोज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शाता है कि नियर टर्म में यहाँ से और करेक्शन देखने को मिल सकता है। मार्केट का जो मोमेंटम देखें पॉजिटिव है और उस पॉजिटिव मोमेंटम में हो सकता है यहाँ से कुछ अपसाइड मूव देखने को मिले, पर जो भी अपसाइड मूव आता है उसे बेचने के लिए यूज़ करना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ से स्टॉक में नज़र नहीं आती, तो मेरी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी स्टॉक के लिए। ऑलराइट, हरियाणा से अगला सवाल लेते हैं संजय का। JNK बैंक पर ये जानना चाहते हैं, 200 शेयर्स है इनके पास, 59.10 का परचेजिंग प्राइस है। मिस्टर सेठी क्या सलाह देंगे? साक्षी, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस है वहाँ पे मेरी पसंद बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो मेरी राय में इस स्टॉक से इनके भाव के आसपास ही ट्रेड करता है, तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए और उसी पूंजी को बैंक ऑफ बड़ौदा में निवेश करना चाहिए, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से अच्छी बैंक जैसे ICICI बैंक है या एक्सिस बैंक है उसको चूज करना चाहिए। अगला सवाल है उमंग का, हरियाणा से, DLF 120 शेयर्स इनके पास, परचेजिंग प्राइस भी 120 का है। इनके परचेजिंग प्राइस से 3-4 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है मुद्दत, क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करेंगे मौजूदा लेवल्स पर? दीपाली होल्ड ऑन की सलाह होगी, क्योंकि अगर मैं लास्ट 2-3 महीने की बात करता हूं तो रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले हैं और लोअर लेवल से करीब स्टॉक्स, सारे स्टॉक्स की बात करते हैं, करीब 40 से 50% तक के अपसाइड मूव दिखा चुके हैं। लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर DLF का है, यहाँ से अभी और अपसाइड बाकी है और 140 रुपये तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 114 रुपये का।